गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 1 का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है संविधान। संविधान अगला पॉइंट है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस संविधान लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। मेन संविधान का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि कोई भी ताकतवर समूह या बहुमत समूह अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं। यानी वहाँ लोकतंत्र है तो लेकिन अल्पसंख्यकों पर क्या है, अपनी सहमति थोप देते हैं और बहुमत की निरंकुशता का खतरा समाज में बना रहता है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं। यहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिससे अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्रकथा पट में बताया, बहुमत ही निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अगला पॉइंट क्या है, अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से क्या है, उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा क्या कारण है संविधान का, अल्पसंख्यकों पर बहुमतों की निरंकुशता या दबदबे का प्रतिबंध लगाना। कौन रोकता है इसको, संविधान का महत्वपूर्ण। संविधान नहीं होता तो उन पर दबदबे पर अंकुश नहीं लगता। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अंतर समुदाय एक नंबर में इसका अंतर समुदाय वर्चस्व क्या होता है, जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाता है उसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक तो था इंटर कम्युनिकेशन अंतर सामुदायिक वर्चस्व और दूसरा है इंट्रा कम्युनिकेटिव यानी अंतर सामुदायिक। इसमें क्या है, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। 2 प्रश्न बन गए, ठीक है। यहाँ पर एक तो अंतर सामुदायिक और एक है अंतर सामुदायिक। संविधान क्यों चाहिए, इसका तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं को बचाने में मदद करता है। इसे समझाने के लिए नीचे चित्रपट को देखिए। शबनम दुविधा में है कि कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आप आज टीवी रात को भी टीवी न देखें तो तब शायद मेरी भी मन नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए। संविधान में हमें फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँचती है जिसे देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि ये दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत बिगड़ चुकी है। इसलिए इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह कोई शासन सौंप देना चाहिए या फौज शासन हो जाए, यानी मिलिट्री शासन लागू हो। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन
तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है, ऐसी प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता, जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता रक्षा होती है। यानी अगला पॉइंट क्या है भी, संविधान ऐसे अनुमादों से बचाता है। कौन से उन्माद कि पॉलिटिकल भ्रष्ट हो गए हैं, फौजी शासन लागू कर दिया जाए या तानाशाह को शासन सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन अगर संविधान सही है तो नागरिकों को उसमें आश्वासन मिलता है कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती रहे। आइए निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों की तालिका को भरें, इसके देखें कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण क्यों निभाता। उदाहरण, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोग एक संविधान तैयार कर रहे हैं। मूलभूत नियम ये ऐसे आदर्श हैं जिनके पता चलता है कि हम किसी तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपनी सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला लिया। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करते हैं और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों के नियमों के रूप में किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, यानी भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषता है, लक्षण क्या है इसके, भारतीय संविधान में क्या दिखाई देता है। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं और संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस चित्र के अंदर संविधान सभा है और वल्लभ भाई पटेल और उसके सदस्य। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराने हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी और अधिकार मिलेगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों का योगदान। संविधान सभा में कितने सदस्य ने भाग लिया? 300। और कब गठित हुई? 1946 में गठित की गई। संविधान सभा के सभी सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल संविधान सभा की बैठकें होती रही। कितने साल संविधान सभा की बैठकें चलती रही? 3 साल। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय, हमारे संविधान निर्माता के सामने क्या क्या समस्याएं थी। पहली थी अनेक समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, न एक धर्म था और न एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था। उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, यानी अवस्था का काल था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, जिसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी निश्चित हो गया था। कुछ रियासतें तक नहीं रह पाई थी, उनका भविष्य क्या होगा, वह किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, यानी कुल मिलाकर के अव्यवस्था का काल था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। भारतीय संविधान का में क्या क्या मेन है दस्तावेज, सामाजिक और आर्थिक सुधार दिए गए, गरीबी का उन्मूलन किया गया और जनप्रतिनिधियों का चयन जनता स्वयं चुनेगी। आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया। क्या क्या आयाम थे? विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखते हैं जिससे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 1 नंबर में आ सकता है भारतीय संविधान सभा के जनक कौन थे? डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में इतनी हिस्सेदारी अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन जाए, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों के आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवा में बढ़ चढ़कर शामिल हों। संघवाद, फेडरलिज्म। क्या है संघवाद? प्रश्न बन गया। संघवाद क्या है? फेडरलिज्म। इसका मतलब कि देश में एक ज़्यादा सत्र की सरकार होना। एक से ज़्यादा। हमारे देश में राज्य सत्र पर भी सरकारें और केंद्र सत्र पर भी। पंचायती राज्य व्यवस्था का शासन तीसरा सत्र है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और 7 में किताबों में अपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठी मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्ताधिकार है, यानी भारत के संविधान कुछ फैसले राज्य सरकार लेती है और राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्य केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची ये सारे विषयों में बांटे हुए हैं ताकि उनमें विवाद न हो। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। इनमें बताया गया कि कौन से सत्र का सरकार के मुद्दे का कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान में यह भी तय किया गया प्रत्येक सत्र की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपने ताकत का अधिकार मिलते हैं। संघवाद की परिभाषा है। संघवाद को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें संविधान से ही ताकत मिलती है। भारत के सभी लोग इन सभी तत्वों को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी को लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर सुधार और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। इसका मतलब क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है सभी व्यक्ति का, अमीर हो गरीब हो, सभी को वर्ण, वंश, लिंग, जाति, धर्म के एक वोट की कीमत एक ही है, सबको समान अधिकार है, चाहे राष्ट्रपति का वोट हो या एक आम आदमी का। संसदीय शासन प्रणाली। दूसरे पॉइंट है सरकार के सभी सदस्यों का प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। ये है संसद। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की योग्यता बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, धर्म, औरत मर्द फर्क, ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? किसी भी अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव में लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। तीसरा आयाम क्या है इसका? शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य सरकार के कितने अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्याय। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, कर्मचारी है, न्यायपालिका उन कानून के अनुसार न्याय करती है। विधायिका में असंख्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोक समूह होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। न्यायालय में अस्थायी न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी, अर्थात एक दूसरे इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये सभी अपने अपने क्या है फील्ड में अलग अलग कार्य करते हैं, स्वतंत्र हैं। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग के अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है।
संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाए वाली कार्रवाई को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेवारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।